हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2019 में एक क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। तो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन था कि उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमें जो मेथड यूज करना है वो उपयोगिता विश्लेषण करना है। यानी कि उपयोगिता विश्लेषण का मतलब हमारी जो अप्रोच रहेगी वो क्रमवाचक ना रहकर गणनावाचक रहेगी, गणनावाचक विचारधारा। ठीक है जी। तो इस स्थिति में हम किस तरीके से उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करेंगे, वो मैं आपको क्या क्या पॉइंट लिखने होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आपको सबसे पहले तो आपको बताना है उपयोगिता क्या होती है। एक ही लाइन में बताना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है इसको। उपयोगिता क्या होती है और इसके बाद आपको बताना है कि उपयोगिता को कैसे मापते हैं। तो बहुत छोटे से शब्दों में बताना है आपको, ये नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको बताना है कि उपयोगिता का माप क्रमवाचक है और हम उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता में, यानी कि हासमान सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू होता है। शॉर्ट में आपको बताना है। जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा। तो सबसे पहले बताऊंगा कि जब हम किसी वस्तु या सेवा को उपभोग करते हैं तो वस्तु के उपभोग करने से मिलने वाली संतुष्टि को हम उपयोगिता कहते हैं। और उपयोगिता का जो माप है, उपयोगिता विश्लेषण में हम ये मानते हैं कि उपयोगिता का कम गणनावाचक माप संभव है। यानी कि उपयोगिता को हम यूटिल्स में माप सकते हैं और जैसे जैसे हम किसी वस्तु को उपभोग करते हैं वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिर जाती है, जिसको कि हासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। तो ये तो बच्चों हमारा बेसिक बात हो गई। यानी कि ना तो आपने हासमान सीमांत उपयोगिता नियम को एक्सप्लेन करना है, बस बता देना है कि जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग करते हैं वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिर जाती है। बेसिकली इसके अंदर जो एक्सप्लेन करना है वो करना है एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप इसके लिए टेबल का भी यूज कर सकते हो, आप इसके लिए डायग्राम का भी यूज कर सकते हो, इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो। ये ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है बच्चों। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि उपभोक्ता संतुलन की जो शर्त है वो ये होगी MUX/PX = MUM। तो इस तरीके से आप बताकर आप अपनी बात को पूरा कर सकते हो, टेबल के थ्रू, इक्वेशन के थ्रू, जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कीजिएगा। इसके बाद आपको बताना है दो वस्तु की स्थिति में, दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। ठीक है जी। तो दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कब होता है? जब MUX/MU/PX बराबर होता है MUY/PY के, बराबर होता है MUM के। तो बच्चों इसके लिए भी आप तालिका का यूज कर सकते हो, टेबल का यूज कर सकते हो, डायग्राम का यूज कर सकते हो, और ये सारी की सारी चीजें हमने कराई हुई हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो में ये दो टॉपिक जोड़ देते हैं इसके बाद। लेकिन बेसिकली आपको क्या बताना है वो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, थोड़ा सा परिचय दीजिएगा जिसमें आपको बताना है उपयोगिता क्या होती है, हासमान उपयोगिता क्या होता है। ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा क्योंकि ये दो टॉपिक ही अपने आप में इतने बड़े हैं कि आपके 5 या 6 पेज भर देंगे। तो अगर आप अच्छी तरीके से इनको एक्सप्लेन करते हो, यानी कि इक्वेशन के थ्रू, टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे बच्चों। तो ये वीडियो जोड़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम बीपीएससी की पूरी सीरीज करवा रहे हैं। यानी कि हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही करवा रहे हैं बीपीएससी का, और ऑप्शनल के हिसाब से ही हम आप बच्चों को करा रहे हैं, जिसमें पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हम आपको सॉल्व करा के देंगे, टेस्ट सीरीज भी हम आप बच्चों के लिए प्रोवाइड कराएंगे, प्रैक्टिस पेपर भी हम आपको कराएंगे। तो इसके लिए हमारा कोर्स है जो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पे ही मिलेगा। वहीं पर आपको सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेंगी। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। और अब हम क्या करते हैं,
इन दो टॉपिक को जोड़ देते हैं जिससे कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि एक ही टॉपिक को बार बार वीडियो बनाने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, उसके बाद दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। आज हम बात कर रहे हैं एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन के बारे में। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन से आशय उस स्थिति से होती है जहां एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा हो और इस स्थिति में वो कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता। इसका मतलब यह हुआ कि एक उपभोक्ता के पास जितनी भी आय है वो आय के ऐसे अपनी वस्तुओं के ऐसे संयोग को खरीदना चाहेगा, उस स्थिति में खरीदना चाहेगा जहां पर उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर हो रही हो, यानी कि उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो। और जिस स्थिति में उसकी उपयोगिता अधिकतम होगी उस स्थिति में यदि वह कोई भी परिवर्तन करता है, यानी कि उपभोग को बढ़ाता है या घटाता है, तो उसके कुल उपयोगिता में कमी आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होगा जहां उपभोक्ता अपनी सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा हो। अगर हम एक बात करें एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की, तो एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और वस्तु की जो कीमत है वो बराबर होनी चाहिए। यानी कि वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कि वस्तु को उपभोग करने से जो उसे संतुष्टि प्राप्त हुई, और वस्तु की कीमत का अर्थ है कि जो उसने वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो त्याग किया वो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत अगर बराबर है तब उपभोक्ता की संतुलन की स्थिति में प्राप्त होगी। परंतु यहां पर एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। वो समस्या यह है कि वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसे यूटिल्स में व्यक्त करते हैं और जो वस्तु की कीमत है उसे मुद्रा में व्यक्त करते हैं। यानी कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और मुद्रा को वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत की तुलना करना न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें किसी ऐसी इकाई का ज्ञान हो जाए जिससे कि दोनों की तुलना कर सकें तो हमारे लिए यह कार्य आसान रहेगा। जैसे कि सपोज कीजिए एक एप्पल, एक सेब और दो आम में से कौन अधिक है, ये आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको ये ना पता हो कि एक आम कितने सेब के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कहा जाए कि एक सेब और एक आम के बराबर है, तब आप आसानी से कह सकते हैं कि दो आम एक सेब की तुलना में दो गुना है, दो गुनी कीमत मूल्य रखता है। इसी तरह से अगर हमें एक ऐसी इकाई का ज्ञान हो जाए जिससे कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत की तुलना कर सकें तो यह हमारा कार्य आसान होगा। यह कार्य करता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कि ₹1 से कितना यूटिल्स प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमने लिखा कि ₹1 से 4 यूटिल प्राप्त हो रहा है। तो अगर हमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमें दी हुई है और वस्तु की सीमांत उपयोगिता दी हुई है, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को, वस्तु की सीमांत उपयोगिता को यूटिल्स में जो व्यक्त है, अगर हम उसको भाग कर दें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से, तो जो प्राप्त होगा वो वस्तु की सीमांत उपयोगिता होगी रुपए के टर्म में, और उसका कीमत से कंपेयर करके, उसकी कीमत से तुलना करके हम आसानी से उपभोक्ता संतुलन को ज्ञात कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं जो कि तालिका के द्वारा दर्शाया गया है। इस तालिका में यह दर्शाया गया है कि वस्तु की जैसे जैसे उपभोक्ता अधिक इकाइयों का प्रयोग कर रहा है, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता निरंतर कम हो रही है। जैसे कि पहली इकाई से 100 उपयोगिता, दूसरी से 80, तीसरी से 60, चौथी से 40 और पांचवी से 20 सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता को प्राप्त हो रही है। जो वस्तु की कीमत है वो ₹10 है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी वस्तु की कितनी भी इकाइयां वो खरीदे उसे प्रति इकाई ₹10 देने पड़ेंगे। अब यहां पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो यूटिल में व्यक्त है और वस्तु की कीमत जो मुद्रा में व्यक्त है, दोनों की तुलना करना संभव नहीं है। इसके मतलब ये हमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का प्रयोग करना होगा। जैसे कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता यहां दी हुई है ₹1 बराबर 4 यूटिल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी जगह मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमने मान लिया है कि ये स्थिर है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जगह ये 4 रहेगी। अब वस्तु की सीमांत उपयोगिता को रुपए के टर्म में प्राप्त करने के लिए इसको भाग कर देंगे इससे, यानी कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता को मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से भाग कर देंगे। जैसे कि पहला आ जाएगा 25
उसके बाद आएगा 20, 15, 10 और 5। अब उपभोक्ता संतुलन किस स्थिति में होगा? जहां पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता रुपए के टर्म में और वस्तु की कीमत दोनों होगी बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि उपभोक्ता संतुलन आपका चौथी इकाई पर होगा। इस स्थिति में MUX और PX दोनों बराबर होंगे। इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक है और इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता कीमत से कम है। जैसे कि दूसरे उदाहरण में दिखाया हुआ है कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग कर रहा है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता निरंतर गिरती चली जा रही है। जैसे कि पहली इकाई से 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 10 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। वस्तु की कीमत हमने यहाँ पर 4 रुपए मान ली है, जो कि सभी जगह समान है। इसी तरीके से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता यानी कि 1 रुपए से प्राप्त होने वाला यूटिल्स भी 5 पर हमने सभी जगह बराबर मान लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूटिल्स में व्यक्त है और ये कीमत रुपए में व्यक्त है। इन दोनों की तुलना करना संभव नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वस्तु की सीमांत उपयोगिता को मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से भाग कर लेंगे, यानी कि MUX डिवाइड बाय MUM। ये यूटिल्स में व्यक्त है। और जैसे आप इसे भाग करोगे आएगा 10, 8, 6 और 4 और 2। इसका मतलब यह हुआ कि इसी तरीके से उपभोक्ता संतुलन इस स्थिति में होगा जहां पर MUX जो रुपीस के टर्म में है और जो PX है वो बराबर बराबर, यानी कि ये उपभोक्ता संतुलन की स्थिति आपको प्राप्त होगी। इसे एक हम चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे चित्र में आपको यहां पर दिखाया हुआ है MU सीमांत उपयोगिता X एक्सिस पे और वस्तु की जो कीमत है वो भी X एक्सिस पे दिखाई हुई है। इस स्थिति में जो वस्तु की कीमत है वो स्थिर है 10, 10, 10, यानी कि सभी जगह समान है। तो इसलिए जो कीमत वक्र होगा वो बिल्कुल OX अक्ष के समानांतर बनेगा, OX अक्ष के बिल्कुल समांतर बनेगा। और जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है रुपीस के टर्म में वो निरंतर गिर रही है, जैसे कि 25, 20, 15, 10, 5। तो यह सीमांत उपयोगिता वक्र ऋणात्मक ढाल का होगा। इस स्थिति में जहां पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता और दोनों बराबर बराबर हैं, यह उपभोक्ता संतुलन बिंदु कहलाएगा। अगर उपभोक्ता इससे अधिक वस्तु उपभोग करता है, यानी कि अगर वह इस तालिका के हिसाब से 4 इकाइयों की तुलना में 5 इकाइयों का प्रयोग करता है, तो आप देख पाएंगे कि वस्तु के लिए उसे 10 रुपए कीमत देनी होगी, जबकि 5वीं इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो 5 इकाई होगी, 5 यूटिल्स होगी, 5 रुपए के बराबर होगी। इस स्थिति में ये उपभोक्ता की हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। यानी कि उपभोक्ता अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए वस्तु के उपभोग X वस्तु के उपभोग में कमी करेगा और यह कमी तब तक जारी रहेगी जब तक कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत दोनों बराबर बराबर नहीं हो जाते। इसी तरीके से यदि उपभोक्ता वस्तु की 3 इकाइयों का प्रयोग करता है, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर उपभोक्ता वस्तु की 3 इकाइयों का प्रयोग करता है तो इस स्थिति में वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता वस्तु से प्राप्त हो रही है वो 15 है और जो कीमत वो त्याग कर रहा है वो 10 है। इसका मतलब यह हुआ कि उसको 5 यूटिल का नुकसान हो जाएगा, 5 सीमांत उपयोगिता की हानि होगी, तो यह भी लॉस है। इसका मतलब अगर उपभोक्ता इस स्थिति में है तो उपभोक्ता अपने उपभोग को वृद्धि करना चाहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उपभोक्ता संतुलन वहां होगा जहां MUX और PX दोनों बराबर हैं। यदि किसी स्थिति में MUX बड़ा है PX से, मोर देन PX है, तो इस स्थिति में उपभोक्ता X वस्तु ज्यादा यूज करेगा और यदि किसी स्थिति में MUX छोटा है PX से, वह X वस्तु के उपभोग को कमी करेगा और ऐसी कमी वह तब तक जारी रखेगा जब तक कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत दोनों बराबर नहीं हो जाती। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की। इसे समसीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसको गॉसन ने बनाया है, इसलिए इसे गॉसन का दूसरा नियम भी कहते हैं। 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होगा जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय को 2 वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता तथा उसका कीमत अनुपात बराबर हो। इसका मतलब उपभोक्ता संतुलन तब होगा जब MUX अपॉन PX बराबर हो MUY अपॉन PY के। इसके लिए उपभोक्ता क्या करेगा कि उस वस्तु का अधिक उपभोग करेगा जिसकी सीमांत उपयोगिता अधिक हो और उस वस्तु का कम उपभोग करेगा जिसकी सीमांत उपयोगिता
कम हो। और ऐसा उपभोक्ता तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि x वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब होगा जब MUX अपॉन PX बराबर MUM होगा। इसी तरीके से y वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब होगा जब MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM होगा। इसका मतलब यह हुआ कि दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब होगा जब MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY बराबर MUM होगा। अगर हम ये मान लें कि MUM स्थिर है तब उपभोक्ता संतुलन की शर्त होगी कि MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY। वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन या समसीमांत उपयोगिता नियम को हम एक तालिका की सहायता से भी समझ सकते हैं। इस तालिका में हमने ये माना है कि उपभोक्ता की आय 5 रुपए है तथा x वस्तु और y वस्तु की जो कीमत है वो 1 रुपए है। यहां पर जैसे जैसे वस्तु की इकाइयां बढ़ रही हैं, x वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घट रही है और y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी घट रही है। अगर मान लीजिए उपभोक्ता के पास आय 5 रुपए है तो उपभोक्ता पहला रुपया किस पे खर्च करना चाहेगा, क्वेश्चन ये है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, x वस्तु की पहली इकाई x की और पहली इकाई y का दोनों की मिलने वाली सीमांत उपयोगिता का आपस में तुलना करेगा। जैसे कि यहां पर पहली इकाई से 20 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और यहां पर पहली इकाई से 16 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो वह इस इकाई का प्रयोग करना चाहेगा। इसका मतलब उपभोक्ता पहला रुपया इस इकाई पे खर्च करेगा। इसी प्रकार से अगर वह दूसरा रुपया खर्च करना चाहता है तब वह फिर से देखेगा कि x वस्तु की दूसरी इकाई से, क्योंकि पहली इकाई का तो वो ऑलरेडी उपभोग कर चुका है, जिससे कि सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है 14, और y वस्तु की पहली इकाई से कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है 16। तो इस स्थिति में उपभोक्ता y वस्तु खरीदना चाहेगा। इसका मतलब पहला रुपया इस पे खर्च करेगा और दूसरा रुपया उपभोक्ता इस पे खर्च करना चाहेगा। इसी प्रकार से उपभोक्ता जब तीसरा रुपया खर्च करेगा तो दूसरी इकाई x की और दूसरी इकाई y का कंपेयर करेगा, जिससे कि पता चल रहा है कि उपभोक्ता इस वस्तु का उपभोग करेगा x वस्तु का, क्योंकि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता 14 है और y वस्तु की सीमांत उपयोगिता 12 है। इसी तरीके से अगर उपभोक्ता के पास अगले रुपए हैं तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर है तो वह किसी भी वस्तु को खरीद सकता है। यानी कि उपभोक्ता अपना चौथा रुपया इस पर और 5वां रुपया इस पे खर्च करना चाहेगा। यानी कि उपभोक्ता x वस्तु की 3 इकाइयां और y वस्तु की 2 इकाइयां खरीदेगा। हम इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि यहां पर दिखाया हुआ है उपभोक्ता की आय 6 रुपए है, x वस्तु और y वस्तु की कीमत दोनों की 1-1 रुपए है। अब उपभोक्ता के पास 6 रुपए हैं तो उपभोक्ता x वस्तु और y वस्तु किसी का भी कुछ भी संयोग खरीद सकता है, जैसे कि वो 4x और 2y खरीद सकता है, या 2x और 4y खरीद सकता है, या 3x और 3y खरीद सकता है। लेकिन उसे प्राप्त करना है अधिकतम संतुष्टि का स्तर। अधिकतम संतुष्टि का स्तर वो होगा जहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। जैसे मान लीजिए कि उपभोक्ता 3x और 3y का प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 30 है और यहां पर सीमांत उपयोगिता 60 है। अब उपभोक्ता अगर अपना 1 यूनिट x की कम कर देता है, 1 यूनिट x कम कर देता है, तो इसका मतलब उसको जो लॉस होगा वो 30 सीमांत उपयोगिता का होगा, 30 का लॉस होगा। लेकिन अगर वह 1 रुपए को y पे खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 1 यूनिट y प्लस करने पर, वृद्धि करने पर जो y को सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो 40 की मिल रही है। इसका मतलब नेट गेन 10 का हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह उपभोक्ता संतुलन की स्थिति नहीं है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, यहां से 1 इकाई कम करेगा और यहां पर 1 इकाई को वृद्धि करेगा, यानी कि उपभोक्ता इस स्थिति में आ जाएगा ताकि वो 6 रुपए भी खर्च हो रहे हैं और उसकी दोनों वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर संतुलन की किसी स्थिति में MUX अपॉन PX जो है वो स्मॉल है MUY अपॉन PY से, तो उपभोक्ता Y वस्तु का अधिक उपभोग करेगा और X वस्तु का कम उपभोग करेगा, और ऐसा वो तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि उपभोक्ता 1 x का प्रयोग कर रहा है और 5 y का, तो पहली इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो 50 है और यहां पर 5वीं इकाई से सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है वो 20 है। अगर उपभोक्ता y वस्तु की 1 इकाई का कमी करता है तो उसको जो लॉस होगा वो 20 यूनिट्स का होगा, 20 यूटिल्स का होगा, और y वस्तु का अगर वो उपभोग करता है
तो जो प्राप्त होगा उस एक्स वस्तु का उपभोग करता है उसे प्राप्त होगा 40 यूटिल्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उपभोक्ता अपने रुपए को वाई वस्तु से एक्स वस्तु पे खर्च कर दे तो उसे लॉस होगा 20 का और फायदा होगा 40 का। तो उपभोक्ता संतुलन बिंदु ये नहीं होगा जहां पर उपभोक्ता 1 एक्स और 5 वाई का प्रयोग कर रहा है, बल्कि उपभोक्ता क्या करना चाहेगा, उस स्थिति में आना चाहेगा जहां पर mu x और mu y दोनों बराबर हो जाते हैं। दोस्तों यहां पर क्योंकि हमने कीमत को 1 माना है इसलिए mu x अपॉन px भी वही होगा जो mu x है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे हम एक और उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं, जैसे कि यहां दिखाया हुआ है कि mu x 5 है और px 4, इसी तरीके से mu y 4 है और py 4। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। तो उपभोक्ता संतुलन कहां होगा, जहां पर mu x अपॉन px इक्वल होगा mu y अपॉन पी वाई के, यानी कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसका कीमत अनुपात बराबर होना चाहिए। पर इस स्थिति में 5/4 इज नॉट इक्वल टू 4/5। तो यह स्थिति उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त नहीं करती, बल्कि इस स्थिति में mu x अपॉन पी एक्स मोर देन mu y अपॉन पी वाई है। इस स्थिति में उपभोक्ता x वस्तु का अधिक उपभोग करेगा क्योंकि x वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक है, और y वस्तु का कम उपभोग करेगा क्योंकि y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम है। ऐसा वह तब तक करेगा जब तक कि mu x अपॉन पी एक्स बराबर नहीं हो जाता mu y अपॉन पी वाई के। इसी प्रकार इस टेबल में देखिए mu x और mu y दोनों ही 4 है, जबकि पी एक्स और पी वाई अलग अलग है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है, जहां mu x अपॉन पी एक्स इक्वल होगा mu y अपॉन पी वाई के। परंतु आप देख पा रहे हैं कि इस स्थिति में 4/4 इज नॉट इक्वल टू 4/2। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्थिति में mu x अपॉन पी एक्स स्मॉलर देन mu y अपॉन पी वाई के। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर उपभोक्ता x से पैसा हटाकर, रुपए हटाकर y में लगाता है तो उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, यानी कि वो x की मात्रा को कम करेगा और y की मात्रा में वृद्धि करेगा। और ऐसी कमी तब तक जारी रखेगी जब तक कि mu x अपॉन पी एक्स और mu y अपॉन पी वाई बराबर नहीं हो जाते। अगर हम बात करें डायग्राम की, तो दोस्तों यहां पर mu x अपॉन पी वाई y एक्सिस पे लिखा हुआ है, ये इस तरह से, और इधर mu y अपॉन पी वाई दिखाया हुआ है। नीचे x एक्सिस पे x वस्तु की मात्रा और y वस्तु की y मात्रा दोनों दिखाई हुई है। अगर हम इस टेबल का प्रयोग करें तो आप देख पाएंगे कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता 50, 40, 30, 20 लगातार घट रही है। इसका मतलब x वस्तु की सीमांत उपयोगिता इस प्रकार से कम हो रही है, और y वस्तु की सीमांत उपयोगिता भी 100 से शुरू होकर लगातार कम हो रही है, यानी कि y वस्तु की सीमांत उपयोगिता भी घट रही है। तो उपभोक्ता संतुलन कब होगा, जब mu x अपॉन पी एक्स बराबर होगा mu y अपॉन पी वाई के। तो इस स्थिति में उपभोक्ता x वस्तु की इतनी इकाइयां और बची हुई इकाइयां y वस्तु का उपभोग करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण होता है। बेसिकली जो आपको याद रखना है वो इसमें ये याद रखना है कि आपको दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है इसलिए दोनों ही कंडीशन में उपभोक्ता संतुलन को एक्सप्लेन करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे भी हम और क्वेश्चन पेपर आप बच्चों के लिए सॉल्व कराएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।